नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे कल्याण मंडपम का लोकार्पण, जाएंगे पीतेश्वर नाथ शिव मंदिर। 14 फरवरी को 5वें कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण। औरैया में कांसीराम कॉलोनी की 49 दुकानों की नीलामी आज। पीडब्ल्यूडी से आपको बता दें SH21 पर निर्माण की एनओसी नहीं, मामला गरमाया। घूसखोर पंडित के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत, बदला हुआ नाम बताओ तभी रिलीज को मिलेगी मंजूरी। चित्रकूट में 15 फरवरी से राष्ट्रीय रामायण मेले का होगा आगाज। 5 दिवसीय 53वें राष्ट्रीय रामायण मेले में जुटेंगे दिग्गज, सुप्रसिद्ध कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। कानपुर देहात में गड्ढा बना जान का दुश्मन, सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरने से युवक की तड़प तड़प कर मौत। सड़क पर बने गड्ढों से प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों में बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा नेता जीपीएस राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार का तंत्र कांग्रेस ने खड़ा किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने खत्म किया है। अब एक भी रुपया कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में सभी धर्मों के लोग साथ थे और गाते गाते अपनी जान सबने दी है। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। आज सब राजनीति कर रहे हैं और विभाजन की रेखा खड़ी करना चाहते हैं। राठौर ने मौलाना मदनी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मदनी को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं होती हैं तब कोई नहीं बोलता है। मदनी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर मदनी को लगता है कि कुछ थोपा जा रहा है तो थोपा ही जाएगा। मनरेगा को एक भ्रष्टाचार का तंत्र कांग्रेस ने खड़ा किया था इस देश में, और उस तंत्र को व्यवस्थित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब एक भी रुपए की किसी की, हमारी जो गरीबों का पैसा है वो कोई चोरी नहीं कर पाएगा, और पूरी व्यवस्थित योजना के साथ उस योजना को लागू किया गया है। सर, ये मौलाना मदनी विरोध कर रहे हैं वंदे मातरम का, किस तरीके का से कहेंगे? सर कह रहे हैं जबरदस्ती थोपा जा रहा है। देश की आज़ादी में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस गीत को गाते गाते, और उसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। उस समय किसी एक भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। आज ये लोग उसी वंदे मातरम के गीत को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, एक विभाजन की रेखा खड़ी करना चाहते हैं, और मुझको लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। और मौलाना मदनी को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। वहाँ पर बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, तो उस पर इनकी जुबान एक बार हिलती नहीं है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। और यहाँ के लिए कुछ भी करो तो नई नई इन लोगों को बातें सूझती हैं। इतना व्यवस्थित तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में काम कर रही है कि दुनिया के किसी देश में नहीं काम कर रही। मौलाना मदनी को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहिए कि किस तरीके से हिफाजत के साथ, शांति के साथ सभी धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। थोपने का काम किया जा रहा है। देखिए, अगर उनको लगता है थोपने का काम करे तो निश्चित रूप से थोपा ही जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करना चाहिए। ये देश का गीत है। उन्होंने बजट को प्रदेश के विकास और किसानों के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि बजट पर विरोध नहीं होना चाहिए, इसके बाद प्रदेश के विकास को पंख लगे। कश्यप ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उनके पास विरोध के अलावा कुछ नहीं है। मंत्री का दावा है कि यह बजट जनता और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे प्रदेश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। कोई निर्देश जारी किया है तो मेरे ख्याल से सरकार का ये फैसला सराहनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, चूंकि राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्र के भाव को, राष्ट्र प्रेम के भाव को परिलक्षित करता है, देश की संस्कृति की पहचान को बढ़ाता है। इसलिए किसी को भी राष्ट्रगान और वंदे मातरम का विरोध करने का हक नहीं है। इसके साथ ही सर बजट को लेकर तमाम उत्तर प्रदेश का मौजूदा बजट उत्तर प्रदेश की जनता के विकास का बहुत बड़ा आधार बनेगा, और जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले
9 वर्षों में विकास को नए पंख लगे हैं, रोजगार के नए अवसर मिले हैं, किसान मजदूर की खुशहाली हुई है, प्रदेश की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट की बनी है। हमें उम्मीद है कि इस बजट से हमारे उत्तर प्रदेश का विकास भी, अर्थव्यवस्था भी और मजबूत होगी। लेकिन विपक्ष जिसे विकास पसंद नहीं, समृद्धि पसंद नहीं, जिसे उत्तर प्रदेश के रोजगार पसंद नहीं, वो केवल विरोध के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जिस तरह बोलना चाहिए उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश फर्जी एनकाउंटर के मामलों में तीसरे नंबर पर है और इस मुद्दे को विपक्ष ने मजबूती से उठाया है। आराधना मिश्रा ने कहा कि न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम देश की भावना है और इस पर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को सामने ला रहा है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आज जिस तरह से बजट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आज जवाब देना है अभिभाषण पर राज्यपाल के, आज विपक्ष भी अपनी बात को रखेगा। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं आज उसको दोहरा रही हूँ कि आज ये केवल अभिभाषण एक औपचारिकता मात्र माननीय राज्यपाल ने बोला था, क्योंकि इस अभिभाषण का आधे से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो खुद इस बात से सहमत नहीं थी जिस तरह से जिन चीज़ों को उन्होंने लिखा था अभिभाषण में। पूरी तरह से सरकार हर योजना पर असफल रही है और यही वजह थी कि महामहिम राज्यपाल ने इस भाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से, संपूर्ण विपक्ष की तरफ से हम सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। अरण्य ने फर्जी एनकाउंटर को लेकर जज द्वारा निरीक्षण किया गया जेल के बाद, उसके बाद जो वीडियो सामने आया है वो ये जरूर दिखा रहा है कि किस तरीके से फर्जी एनकाउंटर हो रही है। खुद बता रहा है कि कैसे पुलिस पकड़ ली है, कैसे एनकाउंटर कर रही है। देखिए, ये लगातार हम लोगों ने इस बात को उठाया है। पूरी तरह से सरकार फर्जी एनकाउंटर कराने में पूरी तरह से आज देश के नंबर 3 पर है, फर्स्ट 3 में है उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ्स और फेक एनकाउंटर्स। लगातार ये बातें सामने आई हैं, पर सरकार केवल अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करने के लिए फर्जी एनकाउंटर करा रही है। कानून को लेकर आप लोग अभियान चला रहे हैं और भाजपा उसको कह रही है कि खोखला है पूरी तरह से ये अभियान। अब अगर न्यायपालिका भी सवाल उठाए एनकाउंटर्स पर, तो इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। वंदे मातरम को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद जो है वो विरोध। देखिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और हम सब की आस्था भावना उससे जुड़ी हुई है, हम उसका सम्मान करते हैं। मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 9 लाख से बड़ा ये बजट, विपक्ष को इस बजट में विरोध के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। ये जनता के हितों के लिए बनाया गया बजट है। राष्ट्रगान वंदे मातरम देश की चेतना का गान है, जिससे देश में लगाव बढ़ता है। यदि राष्ट्रगान और वंदे मातरम को नहीं स्वीकारेगा देश, जी राम जी का विरोध करने वाली विपक्ष और कांग्रेस ने उनको सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी भी भगवान राम जी को मानने वाले थे, और अगर इस योजना में राम का नाम आने से सिर्फ विरोध है तो ये जनता के हित में नहीं। बजट सत्र चल रहा है और इसमें तमाम तरीके से हंगामा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र कश्यप जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं। सर से बात करते हैं। सर, किस तरीके देखते हैं कि लगातार जो है बजट को लेकर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कह रहे हैं कि ना विकास है, ना जो है आम जनता के लिए कुछ रखा है, सिर्फ हवाई बातें। 9,12,000 से भी बड़े आकार का बजट उत्तर प्रदेश के विकास को, तरक्की को नई धार देने का काम करेगा। योगी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, अपराध नियंत्रण हो या विकास की नीति, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन विपक्ष है जिससे विकास पसंद नहीं है, वो बिना वजह के केवल विरोध के लिए हमारे सरकार के बजट का विरोध कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता में आज खासी नाराजगी भी है।
वहीं अगर बात की जाए कि वंदे मातरम को लेकर जमात उलमा हिंद जो है वो कह रहे हैं कि ये कुछ थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती जो है नहीं करनी चाहिए इस पर। नहीं, राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम ये भारत की चेतना का बहुत बड़ा गायन है और जिससे देश की चेतना बढ़ती हो, देश में प्रेम बढ़ता हो, देश के प्रति लगाव बढ़ता हो। यदि वो राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम सब लोग स्वीकारेंगे तो ये राष्ट्र के हित में होगा। जो संस्थाएं और व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करते हैं, माना जाएगा कि देश के लिए शायद उनके मन में कोई ना कोई ऐसी कुंठा है या परहेज है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर बात की जी राम जी को लेकर जो है वो अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में जो और देश के अंदर जो है एक यात्रा निकालेगी। जी राम जी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा रूप दिया है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन करना, इसके बजट को बढ़ाना, रोजगार की गारंटी देना। कांग्रेस पार्टी को खुशी होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा की योजना को और तेजी के साथ और सफलता के साथ लागू करने का प्रयास किया। उल्टा इसका विरोध करना मेरे ख्याल कांग्रेस पार्टी की विकास विरोधी नीति का ही परिचय है। धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जी ने साफ तौर पर बोला कि ये परिचय है कांग्रेस का, उनकी विकास की नीति को जो है विरोध करना, जिसका खुद गांधी जी अनुपालन करते थे, जिस राम की भक्ति करते थे, उनके नाम में आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस जो है जी राम जी का विरोध करेगी, वो कहीं ना कहीं देश के लिए अहित ही होगा। कैप्टन आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोहम्मद मदनी जिस तरीके की बात कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। वंदे मातरम में कहीं भी धर्म के बारे में नहीं है लिखा है। जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो अपने लोगों के विरोधी हैं। ऐसी बातें देश में बर्दाश्त नहीं होंगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है दानिश आजाद अंसारी जी, राज्य मंत्री सरकार में। सर, किस तरीके से देखते हैं कि वंदे मातरम का विरोध जो है जमात उलमा हिंद कर पूरी तरीके से गलत है। जो भी ऐसी बातें कर रहा है वो उचित नहीं है। वो केवल समाज को बांटने की नीयत के साथ इस तरह की बातें कर रहा है। वंदे मातरम में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी के धर्म को कोई ठेस पहुंचे। अलबत्ता हर धार्मिक किताब में जरूर कहा गया है कि अपने देश का गुणगान करें, अपने देश का मान सम्मान करें, और वंदे मातरम के माध्यम से देश के जन जन के अंदर यही भावना प्रसारित करने का काम होगा। मौलाना तौसर उन्होंने बोला है कि वंदे मातरम के बहाने हिंदू बनाना चाहते हैं। देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें। तो दानिश आजाद अंसारी ने साफ कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो सबको गुनगुनाना चाहिए, और चाहे वो किसी धर्म मजहब को नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और अगली अहम खबर बाराबंकी से सामने आ रही। बाराबंकी से खबर दिखा रहे हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार किए गए हैं। सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार किए गए हैं। 11 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा। तो बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार किए गए हैं। धमकी देने व जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगा है मनोज यादव पर। थाना सफदरगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। थाना सफदरगंज पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राम भगोलापुरवा थाना सफदरगंज के निवासी सपा प्रवक्ता। अचानक हुई कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल। 2 दिन से थे लापता, पत्नी ने गोमती नगर थाने में दी थी सूचना। तो बाराबंकी से अहम खबर, सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार हुए हैं। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सपा प्रवक्ता मनोज यादव की गिरफ्तारी हुई है। धमकी देने व जाति सूचक शब्द बोलने का उन पर आरोप है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए मनोज, इस मामले में अलग अलग लोगों के द्वारा कई कयास लगाए जा रहे थे, जिन पर विराम लगाते हुए बाराबंकी पुलिस ने प्रेस नोट के जरिए एक छोटे से प्रेस नोट को जारी करके जानकारी दी है कि मनोज यादव पर इस तरह का एक मुकदमा दर्ज 11 तारीख को दर्ज किया गया था, जिसमें धमकाने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के बारे में बात कही गई। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद बीती रात सफदरगंज थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे और इनके साथियों के साथ इनको अरेस्ट कर लिया गया था और संबंधित मामले में इनका मेडिकल करा के इनको जेल भेज दिया गया। जबकि इस विषय पर पुलिस विभाग के द्वारा या संबंधित
थी। पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई विशेष प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इस मामले में हो सकता है कि बाराबंकी पुलिस के द्वारा कोई बयान जारी किया जाए, क्योंकि यह राजनीतिक मामला भी जोड़ करके देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इसमें हलचल मची हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा इसे कुछ भी बोलने से परहेज किया जा रहा है। निश्चित रूप से राहुल, अगर देखा जाए 2 दिन से लापता थे, पत्नी ने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन अब पुलिस ने इसका प्रेस नोट जारी कर इसका खुलासा किया। इस दौरान अब राजनीतिक हलकों में भी अब ये जो खबर है वो सुर्खियां बन रही है। जी मनोज, देखिए इसमें मामला जो सामने निकल के आ रहा है कि गोमती नगर थाने में उनकी पत्नी के द्वारा ये बताया गया था, गुमशुदगी के लिए एप्लीकेशन दी गई थी कि ये शादी में किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और वहां से फिर दोबारा नहीं पहुंचे, जबकि इस तरह के आरोप 2 दिन से जो लग रहे थे। बाराबंकी पुलिस ने इसमें जो जानकारी दिया है कि ये इनको सफदरगंज से बीती रात उठाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों बातों में अलगाव देखने को मिल रहा है कि अगर कल रात तो पुलिस ने उठाया है तो 2 दिन से ये कहाँ लापता थे, और फिलहाल उस पूरी बात पर विराम लग गया और संबंधित मामले में गिरफ्तार कर भेज दिया गया है। पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की अभी प्रतिक्रिया नहीं मिली है और ना ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी यदि मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि राजनीतिक गलियारों में ये मामला बहुत बढ़ चढ़ के चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के। अब देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। मनोज, हाँ बिल्कुल, राहुल त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सपा प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार हुए हैं। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन से थे लापता, पत्नी ने गोमती नगर थाने में दी थी सूचना। बाराबंकी से अहम खबर, सपा प्रवक्ता मनोज यादव की गिरफ्तारी हुई है। 11 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा। धमकी देने व जाति सूचक शब्द बोलने का मनोज यादव पर आरोप। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर है। कांसीराम कॉलोनी की 49 दुकानों की नीलामी आज। PWD से SH21 पर निर्माण की NOC नहीं मिली, मामला गरमाया। अधिशासी अभियंता ने नोटिस जारी किया है। अनुमति अनिवार्य, 1 लाख जमानत, करोड़ों की बोली पर व्यापारी असमंजस में। NOC न मिलने पर जिम्मेदारी पर सवाल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अहम खबर है। ट्रैक्टर चोर गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी का ट्रैक्टर पुलिस ने बरामद किया है। 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तारी के दौरान फरार हुआ है। 7 फरवरी को खुरहंड गांव से ट्रैक्टर चोरी हुआ था। इस दौरान गिरवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जांच शुरू की गई। पुलिस खोजबीन से घटना का खुलासा हुआ। 3 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भी एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। और अगली खबर महोबा से है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, मिड डे मील के भोजन में मिलावट, पानी में मिलाया जा रहा दूध। दूसरी ओर खर्राटे ले रहे अध्यापक। 3 वीडियो सोशल मीडिया में हो रहे वायरल। विकासखंड कबरई के प्राथमिक विद्यालय ढिकवाहा का यह पूरा मामला। तो अमूमन देखा जाता है कि दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहां पानी में ही थोड़ा दूध मिलाकर उसको दूध बनाया जा रहा है। तो 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनमें, इस वीडियो में किस तरीके से ये झोल किया जा रहा है, बच्चों के भोजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अध्यापक खर्राटे लेते नजर आ रहे हैं, विद्यालय में सोते नजर आ रहे हैं। भोजन माता भोजन बना रही, जिसमें पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उस दूध को तैयार किया जा रहा है। तो भगवान भरोसे ही ये व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये लगभग आधी से ज्यादा भरी बाल्टी पानी में 1 पैकेट दूध ये महिला डालती दिख रही है। ये भोजन माता बताई जा रही है। और इस दौरान आपको सीधा छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। की रुचि बढ़ी है, उनके अनुसार कार्यक्रम तैयार करना संभव हो रहा है।
एआई की मदद से आपातकालीन सूचनाएं और मौसम की जानकारी और तेजी से दी जा सकती है। कृषि सलाह, स्वास्थ्य जानकारी और शिक्षा से जुड़ी सामग्री अधिक सटीक बन सकती है। इससे रेडियो और भी अधिक प्रभावी माध्यम बनेगा। हमारा लक्ष्य है कि नई तकनीक और परंपरागत साधनों का सुंदर समन्वय हो। रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और सशक्त बनाए। हमारी डबल इंजन की सरकार इस दिशा में हर संभव उपाय कर रही है। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। रेडियो से जुड़े सभी साथियों और श्रोताओं को शुभकामनाएं। आप सभी जन सेवा और सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा संकल्प आपके सहयोग से ही सफल होगा। मैं अंत में फिर से एक बार आकाशवाणी परिवार और यूनेस्को का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प के साथ आकाशवाणी छत्तीसगढ़ प्रदेश और पूरे देश के लिए सदैव यूं ही समर्पित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जानकारी वंदे मातरम के नवीन संस्करण के बारे में। आकाशवाणी की संगीतमयी भेंट, स्वाधीनता का जय घोष वंदे मातरम, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की स्वर यात्रा वंदे मातरम के 150वें स्मृति उत्सव के अवसर पर आकाशवाणी द्वारा संगीत की विभिन्न शैलियों में प्रस्तावित 25 संगीतमय संस्करणों में से 5 संस्करणों का डिजिटल लोकार्पण आज हो रहा है। वंदे मातरम की अवधि अब 3 मिनट 10 सेकंड होगी और आज इसके 4 म्यूजिकल और 1 सिंग रूप में इसकी प्रस्तुति और इसका लोकार्पण, जिसका संयोजन और समन्वय आकाशवाणी दिल्ली ने किया है। इस विशेष सांगीतिक प्रस्तुति के कलाकार हैं पंडित प्रभाकर कश्यप और पंडित दिवाकर कश्यप, जिनके गायन की रिकॉर्डिंग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में अमेरिका के साथ भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों की गई ट्रेड डील के खिलाफ आज कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी बांदा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर तत्काल इस डील को वापस लेने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। मैं आपको बोलता दूं कि आज भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील जो किसानों के लिए समझौता किया गया है, उस समझौते के विरोध में। अभी हमारे साथ है, क्या नाम आपका? अवधेश सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तिगैत बांदा। अवधेश जी, अगर बात करें इस कानून की जो अभी समझौता हुआ है, ये किस तरह का समझौता है? इसका भारत के किसानों पर क्या? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 144 करोड़ की जनता ने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है और जिस के चलते अमेरिका के द्वारा भारत में निर्णय लिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है जिसमें हमारे देश का निर्णय, भारत का निर्णय, और ये एक संप्रभु राष्ट्र होने के बाद भी ट्रंप और अमेरिका के निर्णय से चल रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत की सरकार को अमेरिका चला रहा है। हाँ, ये साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि हमारे देश का जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका से हुई और कई बार उनके सोशल मीडिया में, ट्विटर हैंडल से ये किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ की सरकार चुप थी, तो कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुन करके देश की कुर्सी में देश की गद्दी सौंपी और इसके बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत देश का निर्णय लिया जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक विषय है। मैं आपको बता दूं कि अगर इसके पीछे के कारण को अगर जानेंगे तो यहाँ जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, उनका कहना है कि जो स्टीफन फाइल्स है, उस फाइल्स को लेकर के उसमें प्रधानमंत्री का भी नाम आ रहा है और उसका दबाव में लेकर के ये समझौता किया गया है। और इस समझौते पर
हालांकि किसान यूनियन आगे क्या रणनीति अपनाएगी, इसके लिए क्या नाम आपका? बैजनाथ अवस्थी। अवस्थी जी, क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी अगर ये नहीं मानते हैं, वापस नहीं होता? भाई ये नहीं अगर मानते हैं तो इसमें देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसा कि 2021 में 3 कृषि कानून को लेकर के दिल्ली में आंदोलन चला और 13 महीने आंदोलन चला और प्रधानमंत्री जी को वो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। जी का भी क्या उस दबाव के चलते ये किया गया? हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है कि उस दबाव के तहत, और इसके पीछे भी और कारण हो सकते हैं, इसके पीछे और कारण हो सकते हैं, जैसा कि किसान नेता इसमें बता रहे हैं। यकीनन ये तो जांच का विषय है कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों झुक गए हैं और ऐसा कानून जो भारत के किसानों के लिए नुकसानदेह है, इसे कानून क्यों लाया गया, आखिर इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, आगे आने वाले समय पर बताएंगे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।